अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ गेट 2027 के एग्जाम के बारे में। गेट 2027 का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हु एम आई टू टॉक अबाउट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबर्णो एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 185 इन द गेट एग्जाम एंड करंटली आई एम परस्यूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, तो गेट एग्ज़ाम क्या है और गेट 2027 क्यों लिखना है आपको, ये भी हम बात करेंगे। देन गेट के थ्रू कौन कौन सा कॉलेजेस इंडिया में आपको एडमिशन देने वाला है और फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें से कौन कौन सा फेमस यूनिवर्सिटीज़ है जो गेट के थ्रू आपको मास्टर्स में एडमिशन देता है। देन आपका जो गेट स्कोर कार्ड होगा तो वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा और गेट लिखने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देन आपको कौन कौन सा डेटा की ज़रूरत है गेट 2027 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। देन आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर्ड है गेट 2027 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने के लिए। हम लोग ये बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है या फिर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो कैसा रहता है। देन टू पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और गेट स्कोर क्या होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस तरह का सवाल पूछा जाता है और क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन हम लोग बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में, ठीक है। तो 2027 का जो गेट एग्जाम का टाइमलाइन है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गेट एग्जाम क्या है। तो गेट एक नेशनल लेवल प्रेस्टिजियस एग्जाम है जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। गेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बट ऐसा नहीं है कि इसमें खाली इंजीनियरिंग का ही पेपर पूछा जाता है, इसमें इंजीनियरिंग का अलावा भी और भी दूसरी चीज़ें पूछा जाता है। लाइक गेट एग्जाम असेसेस द कैंडिडेट्स फॉर ए कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट अंडरग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गेट 2027 को कौन कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो इसको टॉप जो 7 आईआईटीज है, ठीक है, वो कौन कौन सा आईआईटी, लाइक आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और आईआईएससी, ये सारे मिला के एनसीबी बनाते हैं जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड। वो बोर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दे विल कंडक्ट द गेट 2027। अब इसका एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट हर साल होता है, मतलब ये हर साल चेंज होता रहता है। तो इस साल का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज आईआईटी मद्रास, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का मतलब है क्या है, मतलब क्या ये लोग क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है? तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो है ये पूरा नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड एक साथ मिलकर बनाएगा। बट जो इसका वेबसाइट लॉन्च है या फिर इसका जो टाइमलाइन शेड्यूल करना या फिर आप कह सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन निकालना, फिर वेब प्रेस निकालना, देन आपका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह, ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जो पूरा गेट 2027 का मैनेजमेंट प्रोसेस है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट कराने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि गेट 2027 किसको लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जिनको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, हायर एजुकेशन मतलब किस तरह का, लाइक एमटेक या फिर एमएस या फिर पीएचडी, इनमें जिनको एडमिशन लेना है उनको गेट 2027 लिखना होगा। तो इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है अगर आप गेट के थ्रू इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो कितने का मिलता है, तो अभी का जो करंट सिचुएशन का मैं अगर बात करूँ तो आपको 12,400 रुपीज़ मिल रहा है अगर आप पर मंथ, ठीक है, ये पर मंथ है अगर आप एमटेक करते हैं, ठीक है। और अगर आप एमएस करते हैं तो लगभग इतना ही मिलता है, या फिर कुछ जगह एमएस का बहुत सारे क्राइटेरिया है तो उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और अगर आप पीएचडी में है तो नॉर्मली आपको 37,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहता है। अगर आपको पीएचडी का स्टाइपेंड के बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इतना पर मंथ मिलता है अगर आप पीएचडी में है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोग्राम होता है पीएमआरएफ करके, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपको उसमें एडमिशन मिलता है तो फिर आपको लगभग 80K के आसपास मिलेगा। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 80K पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलने वाला है। आपको एडमिशन लेना है या फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो गेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके अलावा आपको इस एग्जाम के थ्रू जॉब भी मिल सकता है। लाइक पीएसयूज गेट एग्जाम का स्कोर को डायरेक्टली कंसिडर करते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो कौन कौन सा पीएसयू, लाइक एनपीसीआईएल, एनटीपीसी, सेल और भी बहुत सारे पीएसयूज है। और जिनको पता नहीं है कि पीएसयू क्या है या फिर पीएसयू का रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट कैसे होता है, तो उनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट करने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक बताया हूँ पीएसयू के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में कौन-कौन सा टॉप कॉलेजेस है जो गेट के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं मास्टर्स या फिर पीएचडी में। तो सबसे पहली बात आईआईएससी और जो आईआईटीज़ है, तो आईआईएससी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आईआईएससी एक इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो 23 आईआईटीज़ है, ठीक है? तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको एडमिशन देता है। देन एनआईटीज़ है, मतलब टोटल 31 एनआईटीज़ है, आपको पता है, तो वो सारे एनआईटीज़ भी आपको एडमिशन देता है। देन आपका एक आईआईईएसटी है, ठीक है? आईआईईएसटी शिवपुर, ये शिवपुर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इसके अलावा भी मैं और भी टॉप इंस्टीट्यूट आपको बताता हूँ, जैसे आईआईएसटी, ठीक है? आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम एक है, जो केरला में है, तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। वो भी वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है, जो इसरो डायरेक्टली जिसको चलाता है, तो इस इंस्टीट्यूट में भी आपको एडमिशन मिलता है गेट के स्कोर के थ्रू। इसके अलावा अगर मैं और कॉलेजेस की बात करूँ, सो ट्रिपल आईटीज़ है, ठीक है? आपने ट्रिपल आईटीज़ का नाम भी सुना होगा। देन जीएफटीआईएस है, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लोग भी प्रेफरेबली मांगता है गेट का स्कोर, और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है तो वो लोग भी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और कुछ सीट्स रहता है जो गेट के थ्रू वो एडमिशन देता है। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ गेट के थ्रू एडमिशन देता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उनको भी पता चले कि गेट के थ्रू भी उनको फॉरेन में एडमिशन मिल सकता है। सो दोज आर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, देन NTU, that is Nanyang Technological University, Technical University of Munich, then आपका RWTH, Aken University, University of Melbourne, University of Toronto, University of California Berkeley, ये तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आपको इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देता है। देन अगर मैं बात करूँ तो ये हम्बर्ग का यूनिवर्सिटी है। देन आप बाकी सारे नीचे जितने भी नाम है तो आप देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है? मैं कुछ देर रुक जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला जाऊँगा। चलिए अब बात करते हैं कि वैलिडिटी ऑफ गेट स्कोर कार्ड, मतलब आप एक बार गेट स्कोर कार्ड गेट का एग्जाम लिखेंगे या फिर उसको क्वालिफाई करेंगे तो वो कितने साल तक वैलिड रहता है। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन आता है, मतलब आप जॉब प्रोस्पेक्ट से जा रहे हैं या फिर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट से जा रहे हैं। देखिए अगर आप जॉब के प्रोस्पेक्ट से जा रहे हैं तो आपके लिए जो वैलिड रहेगा वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है? 1 ईयर के लिए। मतलब अगर आप 2027 में क्वालिफ़ाई करते हैं, तो फिर वो 2028 तक ही मतलब रहेगा। 2028 का जब तक गेट का रिज़ल्ट ना आ जाता, तब तक ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा आपका, ठीक है? उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। बट अगर आप एजुकेशन के लिए बात करें, तो हायर एजुकेशन, ठीक है? हायर एजुकेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके लिए 3 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है? 3 इयर्स। मतलब अगर आप 2027 में अपीयर करते हैं और क्वालिफ़ाई करते हैं, तो इसी स्कोर कार्ड के थ्रू आप 2027, देन आपका 2028 और 2029, इन तीनों साल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तीनों में से किसी साल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि गेट 2027 का एग्जाम कौन लिख सकता है, ठीक है? तो कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन द 3rd ईयर or higher years of any undergraduate degree program, or who have completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts, humanities, और मतलब आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री का या तो 3rd ईयर में है या फिर उससे ज़्यादा ईयर में है, तो आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। इवन जो लोग बीटेक कर रहे हैं वो बीटेक 3rd ईयर में ही इस एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। इवन मैंने भी खुद इस एग्ज़ाम को 3rd ईयर में लिखा था, और मैं 3rd ईयर में अंडर 1000 रैंक भी लाया था, ठीक है? तो आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं इस एग्ज़ाम में। आप चाहे बीएससी में है, बीए में है, एमएससी में है, एमए में है, या फिर आप इंटीग्रेटेड एमटेक भी अगर कर रहा है, या फिर बीटेक एमटेक डुअल डिग्री जो भी कर रहा है, तो भी आप 3rd ईयर या उससे हायर ईयर में आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए आपके पास कौन-कौन सा डेटा होना चाहिए, मतलब फॉर्म फिलिंग करते वक़्त आपको कौन-कौन सा डेटा डालना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपका नाम कैसा है, जैसा कि आपका वो वैलिड कोई फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में होगा वैसा ही। और आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा जब आप गेट का फॉर्म फिल करेंगे, और वही सेम फ़ोटो आईडी कार्ड आपको गेट का जो एग्ज़ाम होगा उस दिन भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उसी वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड के ऊपर जो भी आपका नाम रहेगा, वही सेम नाम आपको यहाँ पर भी डालना होगा। मतलब
जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर लिखना होगा, और वही सेम नाम आपका गेट का जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा उसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ इधर उधर नहीं करना है, और आपको फॉर्म फिल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये सब मिस्टर, श्री, डॉक्टर, मिसेस, श्रीमती, प्रोफेसर, कैप्टन या ऐसा कुछ भी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। ये सब नहीं डालना, मैं यह क्रॉस मार्क कर देता हूँ तो कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर द डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप फोटो आईडी कार्ड दे रहे हैं वहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको भी डालना पड़ेगा। देन आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, और नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, तो आपका जो पेरेंट या गार्जियन है तो उनका भी मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, और उनका नाम। और यहाँ पर एक बात, आपको ईमेल आईडी भी यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल आईडी मैं लिखना भूल गया, तो ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। देन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग पिन कोड, तो ये तो आपके पास होगा ही, सबका घर का एड्रेस है तो आप अपना घर का एड्रेस दे देना। देन आपका डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी डिग्री, मतलब जो भी आप बीटेक, मान लीजिए आप बीटेक में है तो आपका जो बीटेक डिग्री है तो उसके बारे में थोड़ा आपका जैसे डिटेल्स वगैरह मांगेगा, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट और कॉलेज नेम विथ एड्रेस एंड एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है। तो आपका कॉलेज का पिन कोड वगैरह मांगेगा, फिर आपका ये पूछेगा कि आपका कॉलेज में रोल नंबर क्या है, ये थोड़ा थोड़ा डिटेल्स वो लोग जानने वाले हैं, ठीक है। देन आपका चॉइस ऑफ गेट पेपर्स, तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, आप चाहे तो एक पेपर में दे सकते हैं एग्जाम, या फिर आप चाहे तो 2 पेपर में दे सकते हैं, ठीक है। तो क्यों आप 2 पेपर में दे सकते हैं, या फिर कैसे एक इंसान 2 पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, ठीक है, आप कहाँ पर कौन सा सिटी में एग्जाम देने वाले हैं वो सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ फी भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं दिखा दूंगा सारी चीज़ें आपको, ठीक है। सो चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आपका एक अच्छा क्वालिटी वाला इमेज होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन आपके पास आपका एक अच्छा सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी ब्लर नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास एक स्कैन कॉपी होना चाहिए आपका कोई भी फोटो आईडी कार्ड का। अब वो फोटो आईडी कार्ड क्या क्या हो सकता है, जिनके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर आप वोटर कार्ड ले सकते हैं, या फिर पैन कार्ड ले सकते हैं। देन वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, ठीक है, या फिर पासपोर्ट, कुछ भी, मतलब एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड दे रहा है उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। कॉलेज का आईडी से आपका गेट का फॉर्म फिल नहीं किया जा सकता है, अगर आप फिल करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भरना पड़ेगा। बट यहाँ ध्यान रखिए, जो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको कोई सर्टिफिकेट देने की अभी जरूरत नहीं है, उनका सर्टिफिकेट लगेगा तब जब वो एडमिशन के लिए जाएगा या फिर जॉब के लिए जाएगा। देन जिनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है या फिर यूडीआईडी है तो वो लोग वो फिल करेंगे, और जिनका डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है वो लोग डिसलेक्सिया का सर्टिफिकेट फिल करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप रेलेवेंट एनेक्स्चर, मतलब अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह आपको भरना पड़ेगा, वो सब गेट का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहली बात, ये एक सीबीटी मोड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट सेंटर पे जाना है, वहाँ कंप्यूटर्स रहेगा, आपको वहाँ बैठना है, और वहाँ स्क्रीन के ऊपर सवाल आएगा, वहीं पर आपको एक पेपर पैड दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप उस पेपर पैड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इसका ड्यूरेशन जो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है, मतलब नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, चाहे आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी है, तो आपको 3 घंटे में मिलेगा। बट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, ठीक है, तो उनको मिलेगा 4 घंटा, ठीक है, 4 आवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो उनको 4 घंटे का समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सा पेपर है, और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि क्यों आप 2 पेपर लिख सकते हैं, या फिर क्या आपको 2 पेपर लिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पेपर्स का बात कर देता हूँ, तो यहाँ आप पेपर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड देख सकते हैं, जैसे एरोस्पेस का एई, देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का एआर, मैथमेटिक्स का एमए देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का आईएन, फिर आपका ऐसे बहुत सारे दिया हुआ है, केमिस्ट्री का सीवाई, इकोलॉजी इवोल्यूशन का ईवाई, देन आप फिजिक्स का देख सकते हैं पीएच, या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का एमटी। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पेपर है कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसका कोड देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप 2 पेपर लिख सकते हैं तो आप कौन-कौन सा पेपर लिख सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि क्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपका पेपर है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, तो क्या आप मेटलर्जी के साथ कंप्यूटर साइंस भी लिख सकते हैं 2 पेपर में? तो ऐसा नहीं है। इसका कुछ पर्टिकुलर कोड है, ठीक है? आप इस पेपर के साथ ये पेपर सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो यहाँ पर देखिए आप एई का पेपर देखिए, तो अगर आपका फर्स्ट पेपर एई है तो आप सेकंड पेपर में सीईएमई और एक सी मतलब सिविल, मैकेनिकल और इंजीनियरिंग साइंस, इन तीनों में से कोई एक को ही आप सेकंड पेपर चूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एई के साथ आप कुछ फिज़िक्स चूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये आप एक बार ये चार्ट देख लीजिएगा, तो इस चार्ट के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात आता है कि 2 पेपर क्यों भरना चाहिए और किसको भरना चाहिए? देखिए, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं, कि आपका फिक्स है कि आपको तो जॉब ही करना है, तो फिर आप 1 पेपर ही लिखिए, ठीक है? आप 1 पेपर अच्छे से लिखिए, उसी का प्रिपरेशन करिए। बट अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन, ठीक है? तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 2 पेपर लिख सकते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से तो। क्यों? क्योंकि जब देखिए, जब एडमिशन होता है ना, तो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, ठीक है? तो कॉलेज कैसे बोलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कहीं पर एडमिशन हो रहा है मटेरियल साइंस के लिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल साइंस, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे में आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेगा कि इस पर्टिकुलर पेपर से ही बस बच्चा आ सकता है। वो बोलेगा कि एमटी से जो बच्चा दिया है, क्योंकि मेटलर्जी में 50% से ज़्यादा मटेरियल साइंस पढ़ाया जाता है। देन फिज़िक्स में भी कुछ पार्ट आता है मटेरियल साइंस का, केमिस्ट्री, या फिर देन वो लोग मैकेनिकल में भी 5% के आसपास आपका वो सब पढ़ाया जाता है, मतलब मटेरियल साइंस वगैरह, देन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, ठीक है? तो ऐसे करके वो बता देंगे। देन एक्सी में एक सेक्शन ही आता है इंजीनियरिंग साइंस में मटेरियल साइंस करके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग बता रही है कि इनमें से जिसका मतलब ये पेपर एलिजिबल है। अब इनमें से जितने भी बच्चे हैं वो सारे फॉर्म भर दिया। अब वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? वो कोई रैंक के हिसाब से या कुछ उस हिसाब से सिलेक्ट नहीं करने वाला है। वो देखेगा जिसका गेट स्कोर ज़्यादा है उसी को पहले एडमिशन देगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसान फिज़िक्स से लिखा है और उसका गेट स्कोर है 540, ठीक है? और कोई एक एक्सी से लिखा है, तो एक्सी से उसका है 610, तो इसी को पहले प्रेफ़रेंस मिलने वाला है, जो जिसका 610 है। उनका पेपर कोड से मतलब नहीं है, मतलब अगर एलिजिबल पेपर्स में से आप किसी में भी है और अगर आपका गेट स्कोर ज़्यादा है, तो आपको पहले प्रेफ़रेंस मिलने वाला है, ठीक है? अब ये गेट स्कोर क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम इस स्लाइड में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे मैं बताया, हायर एजुकेशन के लिए 3 साल तक स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 2025 में अपीयर किया है और किसी ने 2026 में अपीयर किया है, किसी ने 2027 में अपीयर किया है। तो अब ये तीनों साल, तीनों डिफरेंट साल में, मान लीजिए कोई मैकेनिकल का पेपर में अपीयर किया है, तो इसका पेपर अलग था, इसका पेपर अलग था और इसका पेपर अलग था। अब तीनों इंसान का पेपर ही अलग था, तो तीनों का मार्क्स भी अलग तरीके से आया होगा, तीनों का रैंक भी अलग तरीके से आया होगा। तो इन सारे लोगों में से कैसे कंपेयर किया जाएगा, मतलब कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा, तो उसी को सिंपलाइज करने के लिए, सिंपल मेथड के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिससे गेट स्कोर निकाला जाता है। तो गेट स्कोर का जो फॉर्मूला है वो नीचे दिया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर में ईयर में एडमिशन चल रहा है, जैसे मैं एक पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो उसमें फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस का भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, सीएस का भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, देन आपका ईसी इलेक्ट्रिकल, ठीक है? ये सारे और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब ये सब लोग अलग अलग पेपर लिखा होगा, इनके पेपर में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर किया होगा, इनका डिफिकल्टी लेवल भी अलग होगा और बहुत सारे पैरामीटर्स अलग होगा। तो इनको कैसे इक्वलाइज़ किया जाता है, मतलब इन सारे लोगों को एक स्केल पे लाने के लिए ये गेट स्कोर का इंट्रोडक्शन हुआ है, ठीक है? तो जिसका गेट स्कोर ज़्यादा होगा उसको पहले अपॉर्च्युनिटी मिलेगा एडमिशन के लिए। तो ये है आपका गेट स्कोर, ठीक है? जैसे आप लोगों ने जेईई का एग्ज़ाम तो लिखा ही होगा, तो जेईई में जैसे परसेंटाइल होता था, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर गेट स्कोर होता है। मतलब जेईई में जो परसेंटाइल होता था वो 100 मार्क्स के अंदर होता था और गेट्स में जो गेट स्कोर होता है वो आउट ऑफ 1000 होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्किंग स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया रहता है, 4 ऑप्शंस, ठीक है? 4 ऑप्शंस होता है, उसमें से कोई एक करेक्ट होता है, 1 करेक्ट होता है, ठीक है? अगर आपने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है? तो आपको, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कुछ होता है +1 मार्क्स का होता है और कुछ 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आपने सही जवाब दिया तो +1 मिलेगा और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -1/3 होगा आपका, ठीक है?
और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर उसमें आपने सही जवाब दिया तो +2 और अगर आपने गलत जवाब दिया तो -2/3 होगा। और कुछ होगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, इसमें भी कुछ 1 मार्क्स का होगा, कुछ 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर आपने सही जवाब दिया तो +1 मिलेगा और अगर आपने मतलब गलत जवाब दिया तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेम 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी अगर आपने सही जवाब दिया तो +2 होगा, बट अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन तो 4 ही होगा। अब आपको पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकता है। उसमें 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3, 4 कितने भी नंबर ऑफ ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आपको वो सारे, अगर आपने सारे जो सही जवाब है उसको अटेम्प्ट किया, आंसर किया, मार्क किया, तभी आपको उसका पूरा कंप्लीट मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सनल मार्किंग नहीं होता और अगर आपने गलती से एक भी रॉन्ग आंसर पे क्लिक कर दिया तो फिर वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। और एक होता है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस एक बॉक्स रहेगा और उसके नीचे आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा, जहाँ 0 से 9 तक और पॉइंट, डेसिमल ये सब दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वर्चुअल कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आंसर पुट करना पड़ेगा। ये भी +1 मार्क्स का कुछ सवाल होता है और +2 मार्क्स का कुछ सवाल होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो 0 मार्क्स मिलेगा अगर आपने गलत जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गेट का पेपर कैसा रहता है। तो गेट का पेपर में 2 सेक्शन होता है, एक आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड और एक आता है आपका सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है। तो जो जनरल एप्टीट्यूड है वो फिक्स्ड है, 15 मार्क्स का पूछा जाता है हर हर पेपर में। मैंने आपको जितने भी पेपर्स दिखाया था इससे पहले, उन सारे पेपर्स में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड मैंडेटरी है। अब 15 मार्क्स में जो एप्टीट्यूड आता है उसका सिलेबस कैसा है, उसमें वर्बल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर, बेसिक वोकाबुलरी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये सब टॉपिक आता है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, लॉजिकल एनालिटिकल जो एप्टीट्यूड है उसमें लॉजिक, डिडक्शन, ये सब चीज़ें आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देन स्पेशल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ऐसे पूछा जाता है, एक पेपर को फोल्ड कर देंगे तो इसका शेप कैसा आएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह का, थोड़ा आपको पीवाईक्यू चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको एप्टीट्यूड का नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको अगर एप्टीट्यूड का नोट्स चाहिए तो आप ये इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं एप्टीट्यूड का जो गेट का कंप्लीट नोट्स है वो दे के रखा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का सेक्शंस के बारे में, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पेपर रहता है। तो सबसे पहले हम कुछ पेपर वाइज बात करेंगे, ठीक है। अगर ये पेपर्स है आपके पास, ये कौन-कौन सा पेपर है, एई, एई मतलब एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल, देन बायोमेडिकल, बायोटेक, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंटल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, माइनिंग, दिस इज मेटलर्जी, देन नेवल आर्किटेक्चर, मेरीन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये दिस इज प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। तो इन पेपर्स में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो आपका 15 मार्क्स का, मैं बताया सारे पेपर्स में पूछा जाता है तो कांस्टेंट है। इसके बाद इंजीनियरिंग मैथ्स आपको पूछा जाता है, इंजीनियरिंग मैथ्स, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स पूछा जाता है 13 मार्क्स का, तो टोटल कितना हुआ 28 मार्क्स। तो बाकी आपका जितना भी रहता है सब्जेक्ट जो रहता है, तो उससे कितना मार्क्स का पूछा जाता है, तो 72। तो टोटल आपका कितना मार्क्स का पेपर हुआ, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 72 किस तरीके से पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आप एई का पेपर लिख रहे हैं तो आपको एरोस्पेस का सवाल पूछा जाएगा। अगर आप एजी का पेपर लिखता है तो आपको एग्रीकल्चर का सवाल पूछा जाएगा। ऐसे आप एनवायरमेंटल साइंस का लिख रहे हैं तो आपको एनवायरमेंटल साइंस पूछा जाएगा। मतलब आपने जिस पेपर का फॉर्म भरे उससे आपको 72 मार्क्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है। मतलब इन इन सारे जो सेक्शन है, सॉरी, इन सारे जो पेपर्स हैं इनके लिए मैं यहाँ पर इसलिए ये हेडिंग में दिखा के रखा हूँ कि ये कौन कौन सा पेपर के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पेपर्स होता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, देन आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें कोई इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं होता, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है 15 मार्क्स का, और बाकी जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट रहता है आपका टोटल 85 मार्क्स, टोटल मिला के 100 मार्क्स रहता है, ठीक है। तो 15 और 85, ठीक है, डायरेक्ट मान लीजिए आप केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो आपका जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का और बाकी 85 मार्क्स का आपका जो केमिस्ट्री है उस सब्जेक्ट से 85 मार्क्स पूछने वाला है, ठीक है। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए ये एक स्पेशल पेपर है इंजीनियरिंग साइंस, इसको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। इवन मैंने खुद इस पेपर में 429 ऑल इंडिया रैंक हासिल कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी पेपर है, काफ़ी सारे लोग जो प्राइमरी पेपर दूसरे चूज़ करने वाले हैं वो इसको सेकेंडरी पेपर चूज़ कर सकते हैं। इवन कोई चाहे तो इसको फर्स्ट पेपर भी चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसमें जनरल एप्टीट्यूड आपको कितना मार्क्स का पूछने वाला है, 15 मार्क्स का, ये तो कांस्टेंट है। बट दूसरे जो पेपर मैं पहले बता रहा था, ठीक है, कुछ पेपर्स था उनमें
13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जा रहा था, बट यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सेक्शन है। देखिए कंपलसरी लिखा है, तो ये 15 मार्क्स का पूछने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका 15 और 15 टोटल 30 मार्क्स। ये सेक्शन ए है। इसके बाद जितना भी सेक्शन है बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे करके जितने भी सेक्शन है, तो इन सेक्शन में से ये ऑप्शनल सेक्शंस है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, देन सॉलिड मैकेनिक्स, पॉलीमर साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक ओशन साइंस, एनर्जी साइंस। तो इनमें से आपको कोई भी 2 चूज़ करना है, एनी 2, ठीक है, एनी 2। और ये आपका मर्ज़ी, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे तो आप उस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर जो सेक्शन होता है 35 मार्क्स का हर एक सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप अगर 2 सेक्शन चूज़ कर लिया तो 35 प्लस 35 हो गया 2 सेक्शन का, तो टोटल कितना हुआ 70। तो यहाँ 70 यहाँ 15 और 15 टोटल मिला के कितना मार्क्स हुआ, तो 100 मार्क्स का पेपर। तो इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको 7 या कुछ मतलब बहुत सारे सेक्शंस दिया जाता है, ठीक है। आप एक बार काउंट कर लिए कितना सेक्शन है, तो उसमें से आपको कोई भी 2 चूज़ करना पड़ेगा, आपका मर्ज़ी। और ये इसमें अच्छी बात ये है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आप वहाँ पेपर को खोल के सारे सेक्शंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो मन करे कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करूँगा, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें खास बात ये है, ये जो इंजीनियरिंग साइंस का पेपर है। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। सो दिस इज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ठीक है। जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो उनके पेपर में जनरल एप्टीट्यूड तो आपका 15 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। इसके बाद इनका पेपर में एक कंपल्सरी सेक्शन आता है B1 करके, दैट इज़ रीजनिंग एंड कम्प्रिहेंशन। तो इसमें 25 मार्क्स रहता है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में आर से लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें 25 मार्क्स, तो टोटल कितना हुआ 40 मार्क्स। अब इसके अलावा और कितना मार्क्स होना चाहिए, 100 होने के लिए 60 मार्क्स होना चाहिए। अब आपके पास ऐसे ऑप्शनल सेक्शंस रहते हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। अब इन सेक्शंस में से आपको कोई एक ही सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। एक्सी में क्या हो रहा था कि आपको 2 सेक्शन चूज़ करना पड़ रहा था, बट यहाँ पर आपको कोई एक सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा और उस एक सेक्शन का 60 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो एनी वन का यहाँ पर 60 मार्क्स रहेगा, तो 40 और 60 दोनों मिला के कितना होता है आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसके बाद लाइफ साइंसेस का पेपर, ये भी एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पेपर है जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर जो बायोटेक वगैरह में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि आपके लिए कंपलसरी सेक्शन क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहली बात जीए कितना रहता है, जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का। देन केमिस्ट्री होता है आपका, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, तो कितना हुआ 40 मार्क्स। अब बचा कितना है 60 मार्क्स। अब इस सेक्शन में आपको क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री, बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शंस दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें से एनी टू आपको चूज करना है। तो उन दोनों जो सेक्शन होगा वो हर सेक्शन 30 मार्क्स का होगा, तो दोनों मिला के कितना होगा 60 मार्क्स। अब ये 40 और 60 दोनों मिला के कितना हुआ 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर भी ये आपका फायदा है कि आप पेपर जब देने जाएंगे तो एग्जाम सेक्शन में एग्जाम के टाइम पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको इन पेपर इन सेक्शंस में से कौन सा 2 आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये फायदा है, मतलब आप पार्ट ए एक कॉमन पार्ट रहता है इस पेपर में, ठीक है। इसका कोड है AR। तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड जैसा रहता है 15 मार्क्स का, वो तो रहता है। इसके अलावा एक कॉमन सेक्शन रहता है, तो वो सबको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और 2 ऑप्शनल सेक्शन रहता है। एक रहता है आपका पार्ट B1 जो आर्किटेक्चर का पेपर होता है, और पार्ट B2 जो होता है प्लानिंग। आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है, एनी वन। और ये भी आप जब एग्जाम लिख रहे होगा तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आपको पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज आपका जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में भी जैसे जीए का पेपर, जीए का सेक्शन होता है तो 15 मार्क्स का होता है। देन आपका एक पार्ट ए होता है जो कॉमन सेक्शन होता है, सारे लोगों को लिखना पड़ेगा, जो कि है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक जियोमेटिक्स, ठीक है। ये आपका कॉमन सेक्शन मैंडेटरी हो गया। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शनल सेक्शन है। एक है आपका सर्वेइंग एंड मैपिंग, ये पार्ट B1 हो गया, और पार्ट B2 है इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। इसमें से कोई भी एक आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही सेम फैसिलिटी कि आप दोनों में से कोई एक एग्जाम के टाइम चूज कर सकते हैं। बट ये पेपर आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इसके बारे में जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है। तो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि जैसे जीए होता है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स हो गया। देन आपका एक कॉमन सेक्शन होता है पार्ट ए, तो ये सारे लोगों को लिखना पड़ेगा जो जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स का पेपर चूज कर रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शनल सेक्शन होता है, या तो जियोलॉजी चूज करें या फिर जियोफिजिक्स चूज करें, एनी वन। बट यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे गेट का, तो अगर आप जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स चूज करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ही आपको बता देना है कि आप B1 चूज करेंगे या फिर B2 चूज करेंगे। तो ये यहाँ पर लिमिटेशन है।
बट फिर भी आप दोनों में से कोई एक चूज कर ही सकते हैं आई थिंक। तो ये था ऑल अबाउट द पेपर्स। अब हम लोग गेट 2027 का टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर मैं गेट 2027 का टाइमलाइन दिखा के रखा हूँ, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका मोबाइल का गैलरी में हमेशा रहे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें आपको गेट के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स पता चला होगा। सो आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।